नमस्कार दोस्तों, ईपीएल लर्निंग ऐप पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राकेश भाटी और आज अपने पढ़ने जा रहे हैं हस्तकला नाम का एक टॉपिक है। इससे पहले हमने मेले त्यौहार का टॉपिक कंप्लीट किया था। ठीक है, कला संस्कृति का अपना ये दूसरा टॉपिक रहेगा जिसका नाम क्या है, हस्तकला। कौन सा टॉपिक रहेगा अपना? हस्तकला नाम का टॉपिक रहेगा। सबसे पहले तो देखो आपकी हस्तकला क्या होती है। हस्तकला की जो परिभाषा है वो ये रहेगी, हाथ से निर्मित कला। हाथ से निर्मित जो कला होती है वही हमारी क्या कहलाती है? हस्तकला कहलाती है। जैसा कि जो भी चीज़ें राजस्थान में मशीनों से बनेगी उन चीज़ों को अपने हस्तकला के अंदर नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, हस्तकला में केवल वही चीज़ें हैं जो हमारे राजस्थान के लोग अपने हाथ से बनाते हैं और उसके बाद में वो चीज़ें दुनिया भर में प्रसिद्ध है, इसीलिए वो राजस्थान की क्या मानी गई है? हस्तकलाएं। और प्रत्येक कोई भी चाहे जिला है वहाँ की हस्तकला प्रसिद्ध है, वहाँ की हस्तकला क्या हो जाएगी? प्रसिद्ध है। और उसी हस्तकला के कारण उस क्षेत्र की एक पहचान बनती है। जैसे उदाहरण के लिए बीकानेर का रसगुल्ला है, बड़ी है, पापड़ है, भुजिया है। ठीक है, ये छोटा सा मैंने उदाहरण दिया है। तो वो चीज़ें बीकानेर की क्या रहेगी? हस्तकला रहेगी और उन्हीं चीज़ों से बीकानेर की पहचान है। ठीक है, तो इसी प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना आप कि जो हाथ से बनने वाली चीज़ें हैं वो हमारी क्या कहलाएगी? हस्तकलाएं। सबसे पहले अगर बात करें कि राजस्थान में हस्तकला का तीर्थ, राजस्थान में हस्तकला का तीर्थ किसको कहते हैं? तो साथियों, राजस्थान में हस्तकला का तीर्थ कहते हैं किसको? जयपुर को। राजस्थान में हस्तकला का तीर्थ किसको कहेंगे? जयपुर को कहेंगे। जयपुर को क्यों कहते हैं साथियों? क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट चाहे किसी भी जिले में बने, लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसको बेचना है, उसका सही मूल्य लेना है, तो सबसे बड़ा मार्केट इसका फिर जयपुर में लगेगा। ठीक है, इसलिए हस्तकलाओं को उनका वास्तविक मूल्य मिलता है, इसलिए जयपुर को हस्तकलाओं का तीर्थ कहते हैं। ठीक है, हस्तकलाओं का अगर बात करें, कोई हमारे से पूछ ले कि बताओ हस्तकला का प्रमुख केंद्र कौन सा है, तो हस्तकलाओं का प्रमुख केंद्र रहेगा साथियों बोरानाड़ा। कौन सा रहेगा? बोरानाड़ा। और ये बोरानाड़ा नाम की जगह कहाँ पे हो जाएगी? जोधपुर में हो जाएगी। ठीक है, अब अगर बात करें कि ये टॉपिक हमें पढ़ना किस प्रकार से है, तो अलग अलग जैसे पॉइंट बना लेंगे इसके। जैसे मान लो अलग अलग प्रकार की कलाएं हैं, जैसे कशीदा कला है। ठीक है, इसके अलावा जैसे चमड़े पे हम काम करते हैं तो चर्म कला है। चर्म कला के अंदर जुतियां है, बेल्ट है, पर्स है, सारी चीजें आ जाएगी। उदाहरण के लिए मान लो काष्ठ कला है, तो काष्ठ कला में वो 5-7 एक चीजें सारी पढ़ लेंगे जो किससे बनती है? राजस्थान में लकड़ी से। इसके बाद में विशेष रूप से हमारे यहाँ पे वस्त्रों की रंगाई छपाई भी प्रसिद्ध है। वस्त्रों की क्या प्रसिद्ध है? रंगाई छपाई भी प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके बाद में बर्तनों पर चित्रकारी, बर्तनों पर चित्रकारी, ये भी कला हमारे राजस्थान की प्रसिद्ध है। इसमें भी बहुत सारी चीजें आ जाएगी, हम पढ़ेंगे इसमें। इसके बाद में मूर्ति कला भी विशेष है। मूर्ति कला के बारे में भी अपने को क्या करना होगा? इसमें पढ़ना पड़ेगा। तो इस प्रकार से अलग अलग पॉइंट बना के अपने, और इसमें ये पूरा टॉपिक है वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अलग अलग पॉइंट इसमें बनेंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने सबसे पहले नाम लिखा है कौन सी कला? कशीदा कला। तो आज हम बात करने वाले हैं कशीदा कला के बारे में। ठीक है, ये नोट डाउन कर लेना आप। ठीक है, वीडियो पॉज करके और फिर इसको नोट डाउन करना अच्छे से। अब इसके बाद में देखो सबसे पहली चीज हमारे पास में यहाँ पे रहेगी कशीदा कला। कौन सी कला रहेगी? कशीदा कला। तो कशीदा कला क्या होती है? देखो परिभाषा में लिखता हूं, सोने या चांदी जैसे, सुनहरे या चांदी जैसे धागों से बुनाई या कढ़ाई करना, बुनाई या क्या करना? कढ़ाई करना। क्या कहलाएगा? कशीदा कला। मैं एक एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ यहाँ पे।
जैसे मान लो ये अपने पास में क्या है कि जूती है, सामान्यतः चमड़े की जूती है जो जोधपुर और नागौर की फेमस है। जूतियों को मोजड़ी बोलते हैं अपने राजस्थान में, मोजड़ी। लेकिन अगर कसीदे की जूती की हम बात करें तो इसमें चीजें क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। कसीदा कला में क्या होगा, इस जूती के ऊपर इस प्रकार से डिजाइनिंग की हुई होगी। तो इस प्रकार से अगर डिजाइनिंग हो तो अब ये जूती हमारी कौन सी जूती कहलाएगी, कसीदे की जूती कहलाएगी। इसी प्रकार से जूती के ऊपर कढ़ाई कर दी हमने कसीदे की, किसी कपड़े के ऊपर भी हम कसीदे की क्या कर सकते हैं, कढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे आप लोग सोने चांदी जैसे धागों से बुनाई और कढ़ाई करना क्या कहलाएगा, कसीदा कला। अब देखो कसीदे का ये जो धागा होता है, इस धागे को क्या कहते हैं, बादला। क्या बोलते हैं इसको, बादला। सोने या चांदी जैसा पतला धागा जो होता है, ये जो धागा हमने काम में लिया है जो सुनहरे और चांदी जैसे रंग का होता है, उसको क्या कहते हैं, बादला। अगर बात करें तो बादला एक और चीज भी होती है जो इस प्रकार से होती है, मैं बता देता हूं आपको। बादला इस प्रकार से पानी की बोतलें बनती है। क्या बनती है, राजस्थान में पानी की बोतलें बनती है। वो जो पानी की बोतलें हैं, अब इनके ऊपर भी क्या किया हुआ होगा, डिजाइन किया होगा। ठीक है, इनके ऊपर भी इस प्रकार से डिजाइनिंग की हुई होगी। तो ये जो सोने या चांदी जैसा जो ये जो जिंक से बना हुआ एक बोतल है या बर्तन है, ये बर्तन, ये बोतल क्या कहलाएगा, बादला। ये बादला अलग चीज है। किससे बना होता है, ये जिंक का बना होता है। और ये वाला बादला कहाँ का फेमस है, जोधपुर का। ये वाला बादला कहाँ का प्रसिद्ध होगा, जोधपुर का प्रसिद्ध माना जाएगा। ठीक है, आगे समझ में। यहाँ पे कल्चर में अपने कुछ चीजें ऐसी है जो दो अलग अलग नाम मिलते हैं और दोनों के अर्थ अलग होते हैं। ठीक है, बहुत सारे एक जैसे नाम मिलेंगे लेकिन अर्थ उनका अलग अलग रहेगा। जैसे बादला यहाँ पे धागे का प्रकार भी है और दूसरा किसका प्रकार है, एक जिंक की बनी हुई बोतल का प्रकार भी है। इसके बाद में देखो, जब हम कढ़ाई करते हैं तो हमारे पास में दो चीजें होती है, एक तो ताना और एक साथ ही अपने पास में होता है बाना। ये दो चीजें याद रखना। अगर ताना हो सूती कपड़े का और बाना हो उस पे चमकीले धागे का अपने बुंदे, मतलब बादले का, चमकीला धागा बादला कहलाएगा। बाना अगर किसका बुंदे, बादले का, तो बुना गया जो कपड़ा है, वो कपड़ा है, वो डिजाइन क्या कहलाएगा, ताश कहलाएगा। कभी भी देख लेना, जब भी हम कढ़ाई करेंगे तो कढ़ाई किसी कपड़े पे होती है और हमने एक प्लेन या साफ कपड़ा लिया है जिसके ऊपर किसी चीज की बुनाई करनी है, तो वो जो पहले जो हमने कपड़ा लिया है उसको कहेंगे ताना, और उसके ऊपर जो हम बाद में बुनाई करते हैं उस चीज को हम क्या कहते हैं साथियों, बाना कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, बाना कहते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो ताना बाना यहां तक की बातें होगी। अब इसके बाद में देखो, यहां तक की बातें कंप्लीट है अपनी। अब मैं आपको बता दूं कि यहां पे कढ़ाई आपको किस प्रकार से करनी है। जैसे ये आपके पास में एक कपड़ा है और धागे से आपको क्या करनी है, इस प्रकार से कढ़ाई करनी है।
इस प्रकार से आपको क्या करनी है, कढ़ाई करनी है। 2-3 बातें आप यहाँ पे ध्यान में रखोगे कि जो अगर हम इस प्रकार से इस चमकीले धागे से बूंदों जैसी कढ़ाई कर दें तो ये बूंदे क्या कहलाएगी, मुकेश। ये बूंदे क्या कहलाएगी साथियों, मुकेश कहलाएगी। और अगर हम वस्त्र के किनारे पे रेडीमेड पट्टी लेके लगाते हैं, किनारे पे रेडीमेड पट्टी लेके लगाते हैं तो इस रेडीमेड पट्टी को कहेंगे साथियों गोटा। क्या कहेंगे, गोटा। गोटे की चौड़ाई ज्यादा हो तो ये कहलाता है लप्पा, गोटे की चौड़ाई कम हो तो ये कहलाएगी लप्पी। गोटे की चौड़ाई ज्यादा हो तो ये क्या कहलाएगा, लप्पा, और गोटे की चौड़ाई कम है तो ये क्या कहलाएगी, लप्पी। बनता काम पे है गोटा। ये जो आपका गोटा है ये 3 जगह बनता है, खंडेला, सिक्कर, भिनाय, अजमेर। खंडेला, सिक्कर, भिनाय, अजमेर। और इसके बाद में तीसरे नंबर पे इसका निर्माण होता है जयपुर में। कहाँ पे निर्माण होता है, जयपुर में। खंडेला सिक्कर में कपड़े पे जड़ने वाले छोटे छोटे सितारे से और बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सलमा सितारा भी बनता है। कपड़े के कौन से सितारे बनते हैं यहाँ पे, सलमा सितारे। सलमा सितारे आपने देखे होंगे, इस प्रकार से होते हैं जो ओढ़नी के ऊपर जड़े जाते हैं, लगाए जाते हैं, ठीक है। ये बातें होंगी गोटे की। इसके बाद में देखो आप, इसके बाद में गोटे के ऊपर कोई अगर इस प्रकार से फूल बना है, गोटे के ऊपर अगर फूल बना है तो उसको क्या कहेंगे, एक मिनट। गोटे के ऊपर अगर इस प्रकार से कोई फूल बना है तो उस फूल को कहेंगे बीजिया। क्या बोलेंगे उसको, बीजिया बोलेंगे। और गोटे की जो बेल होती है, गोटे की अगर इस प्रकार से बेल बनी है कोई, गोटे के ऊपर अगर बेल जैसा डिजाइन है कोई, तो इस बेल को बोलेंगे साथियों चंपाकली। बेल को क्या बोलेंगे, इसको चंपाकली बोल देंगे, ठीक है। इसके बाद में देखो ये बेल क्या हो जाएगी, हमारी चंपाकली हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद में देखो कई बार आपने देखा होगा कि इस प्रकार से ये जो गोटा होता है इसके किनारे पे क्या था, हल्के हल्के धागे निकले रहते हैं। हल्के हल्के धागे क्या रहते हैं यहाँ पे, निकले। इन धागों को क्या कहते हैं साथियों, किरण। क्या कहते हैं इनको, किरण कहते हैं। आपने देखा होगा सालासर जब अपने जाते हैं तो अपने सिर पे एक लाल रंग का एक कपड़ा होता है, या अपने किसी भी देवी की पूजा करने के लिए या धोख लगाने के लिए जाते हैं तो अपने पास में एक कपड़ा होता है, और उस कपड़े पे जैसे जय माता दी या जय बजरंगबली ऐसा कुछ लिखा होता है, और किनारों पे गोल्डन कलर की एक पट्टी होती है। तो वो जो गोल्डन कलर की पट्टी है वो क्या कहलाएगी, गोटा। और उसके किनारे आपने देखा होगा हल्के हल्के मुलायम से धागे निकले रहते हैं, उन धागों को क्या कहते हैं, किरण। उनको क्या बोलोगे, किरण। उन धागों को कहा जाएगा। तो सामान्यतः ये चीजें आपने बहुत बार देखी है, बस केवल इनका नाम अपने को ध्यान में नहीं होता। तो बस वो नाम अपने सीख लें तो मान के चलो भी ये पूरा का पूरा टॉपिक अपने क्या हो जाएगा, कंप्लीट माना जाएगा। इसके बाद में 2-3 चीजें और अपने बाकी है, वो मैं आपको बता दूं। यहाँ पे एक चीज तो है जैसे यहाँ पे गोखरू, और एक चीज यहाँ पे हमारी रह जाएगी बांकड़ी। गोखरू और क्या हो जाएगी, बांकड़ी। तो ये जो गोखरू है, ये गोखरू है गोटे को मोड़कर बनाए गए फूल। गोटे को क्या करके मोड़कर बनाए गए फूल। गोटे को मोड़कर बनाए गए फूल क्या कहलाएंगे, गोखरू। याद रखना, गोखरू यहाँ गोटे को मोड़कर बनाया गया फूल भी है, और गोखरू जो है वो कलाई का आभूषण भी है, ठीक है। एक आभूषण भी है, ये भी ध्यान में रखना। कहाँ का है आभूषण, ये कलाई का। कहाँ का है, कलाई का। कंफ्यूजन नहीं रखना अपने को किसी भी प्रकार का। बांकड़ी क्या होती है, ध्यान रखना। बांकड़ी होती है, यहाँ देखो गोटे के ऊपर ही जो बेल बनी है उसको तुमने नाम दिया है चंपाकली। लेकिन अगर मार्केट से गोटे की बनी बनाई बेल आए, गोटे की विशेष प्रकार की बनी बनाई एक बेल आए, और उसको बाद में लाके अपने कपड़े पर रख के उसकी सिलाई करते हैं, तो वो बेल बांकड़ी कहलाएगी, जो अलग से ही आती है। तो ये क्या कहलाएगी, गोटे की विशेष
प्रकार की बेल, गोटे की विशेष प्रकार की जो बेल आती है, जो बाद में इस पे कपड़े पर रख के उसकी सिलाई की जाती है, तो वो अपनी क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी, बांकड़ी कहलाएगी। ऐसा ही एक नाम और आएगा, वो भी आप ध्यान में रखना कि बांक्य क्या होता है। देखो टॉपिक इस प्रकार से कंप्लीट करना है कि कंफ्यूजन ना हो साथियों किसी प्रकार का। बांक्या एक इस प्रकार का वाद्य यंत्र होता है जो आपने आमतौर पे शादियों में देखा होगा, बजाने के काम आता है ना, शादियों में ये बजाते हैं। तो ये बांकिया नाम का एक वाद्य यंत्र होता है। बांकड़ी एक अलग चीज है, बांकड़ी क्या हो जाएगी, एक अलग बात होगी। मेरे ख्याल से बहुत आसान चीजें हैं, बढ़िया तरीके से मैंने कंप्लीट करवाई है, फटाफट नोट डाउन करो आप इसको, ठीक है। ठीक है, नोट कर लिया आपने। अब इसके बाद में देखो एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे आपका और बनेगा। पेपर वाला हमारे से पूछता है गोटे के प्रकार। किसके प्रकार पूछता है, गोटे के प्रकार। तो कौन कौन से प्रकार हो जाएंगे, जैसे हमने इससे पहले पढ़ा है, किरण है, बांकड़ी है, लप्पा है, लप्पी है, गोखरू है, बीजिया है, मुकेश है। ठीक है, तो ये सारी चीजें किसके प्रकार रहेंगे, गोटे के प्रकार रहेंगे। किरण है, बांकड़ी है, लप्पा, लप्पी, गोखरू, बीजिया और मुकेश, ये अपने किसके प्रकार रहेंगे, गोटे के प्रकार रहेंगे। इसके बाद में देखो अगर बात करें हम गोटे की और या कसीदा कला किस प्रकार से की जाती है, वो चीजें हमने कंप्लीट कर ली है, बेसिक बातें। अब गोटे के कुछ साड़ियों की डिजाइन प्रसिद्ध है और गोटे की कुछ जुतियां, जो कसीदे की जुतियां प्रसिद्ध है, उनके बारे में अपने बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो साथियों, कसीदे की जुतियां, कसीदे की जुतियां, ये जो कसीदे की जुतियां हैं, मैंने इस प्रकार से आपको बताया था ना, इस प्रकार से, और इस पे डिजाइनिंग बनी हुई होगी इस प्रकार से। तो ये जूती अब कौन सी जूती रहेगी, कसीदे की जूती रहेगी। ठीक है, तो ये कसीदे की जो जूती है ये कहाँ की फेमस है, ये साथियों भीनमाल की है। भीनमाल कहाँ पड़ता है आपका, जालोर में। भीनमाल जालोर की कौन सी जुतियां प्रसिद्ध है, कसीदे की जुतियां। इसके अलावा एक और जगह भी इनको बनाने का प्रयास हो रहा है, नागौर के बड्डू गांव में। नागौर के बड्डू गांव में कसीदे की जुतियों के निर्माण को प्रोत्साहन देने हेतु यूएनडीपी योजना चलाई गई है। यूएनडीपी योजना चलाई गई है। यूएनडीपी योजना फुल फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी, अगर कोई पूछ ले तो, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा यूएनडीपी योजना चलाई जा रही है ताकि जैसी कसीदे की जुतियां भीनमाल में बनती है वैसे ही नागौर के बड्डू गांव में भी बने, और नागौर के आसपास के जो लोग हैं, पिछड़े जो लोग हैं, उनको इस लघु उद्योग के कारण या हस्तकला उद्योग के कारण उनको रोजगार उपलब्ध करवाया जा सके। तो यहाँ तक की बात हमने किसकी कर ली है, कसीदे की जूतियाँ। बीच में एक नाम जो हमारे पास में आया है, भीनमाल। सभी परीक्षाओं की दृष्टि से ये सबसे महत्वपूर्ण नाम है। ठीक है, तो ध्यान में रखना, एक तो यहाँ पे भीनमाल जालोर में है, सुंदा पर्वत है, यहाँ पे सुंदा माता है, सुंदा माता का मंदिर भी है। ठीक है, सुंदा माता के मंदिर में 2006 में प्रथम रोपवे लगाया गया।
प्रथम रोपवे, प्रथम रोपवे कब लगाया गया? यहाँ पे 2006 में लगाया गया था। ठीक है, तो प्रथम रोपवे भी यहीं पे लगा है 2006 में। सुंदा पर्वत भी है, सुंदा माता का मंदिर भी है। ठीक है, राजस्थान का एकमात्र बाल्लो अभ्यारण्य है यहाँ पे, एकमात्र कौन सा अभ्यारण्य है? बाल्लो अभ्यारण्य भी यहाँ पे है। और इसी भीनमाल में महाकवि माघ का जन्म हुआ, महाकवि माघ का क्या हुआ? जन्म हुआ। ये जो महाकवि माघ है इसको राजस्थान का कालिदास कहते हैं। राजस्थान का कालिदास कौन है? महाकवि माघ, जिनका जन्म हुआ था भीनमाल में। कहाँ हुआ था? भीनमाल में। इसके बाद में ब्रह्मगुप्त, एक विद्वान था ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त का जन्म भी कहाँ हुआ? कहाँ पे हुआ? भीनमाल में। ये जो ब्रह्मगुप्त है इसने एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम है ब्रह्म स्फुट। कौन सा सिद्धांत दिया था इसने? ब्रह्म स्फुट सिद्धांत दिया था, और इसीलिए ये आदमी प्रसिद्ध माना गया है। इसके बाद में देखो चीनी यात्री ह्वेनसांग यहाँ पे आया था। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी कहाँ की यात्रा की थी? भीनमाल की यात्रा की थी। ठीक है, ये इतनी सारी चीजें। और इसके अलावा यहाँ पे इसबगोल का उत्पादन भी होता है। किसका उत्पादन? इसबगोल का क्या होता है? उत्पादन। ठीक है, इसबगोल जिसको घोड़ा जीरा भी कहते हैं। और अगर आप इतिहास पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि गुर्जर प्रतिहारों के जो 4 शाखाएं थी उनमें गुर्जर प्रतिहारों की सबसे बड़ी और मुख्य और सबसे शक्तिशाली शाखा भी कौन सी रही है? भीनमाल रही है। कौन सी रही है? भीनमाल। ये जो ह्वेनसांग की अगर अपने बात करें तो ये जो आपका ह्वेनसांग है इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। ह्वेनसांग याद रखना, वैसे तो लोग कहते हैं कि ये भीनमाल में आया था, लेकिन राजस्थान में 2 जगह आया था। एक तो ये बैराठ में आया था, बैराठ मतलब जयपुर, और एक ये आया था भीनमाल में। इन 2 जगह की यात्रा की थी इसने। 2 जगह की क्या की थी? यात्रा। इसकी किताब है जिसका नाम है CU की। और CU की नाम की इसने किताब लिखी है, गुर्जर प्रतिहारों के बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन ये चीन से संबंधित था, तो यहाँ जैसे कई दिनों तक तो इसने नाम लिया भीनमाल। लेकिन जब इसने CU में भीनमाल का नाम लिखा उस समय ये भूल गया, तो ह्वेनसांग ने भीनमाल का नाम पिल्लो मोल्लो रखा। क्या रखा? पिल्लो मोल्लो। तो ये जो भीनमाल है इसको ये जो ह्वेनसांग है, ह्वेनसांग ने क्या नाम दिया था? पिल्लो मोल्लो नाम दिया था। क्या नाम दिया था साथियों? पिल्लो मोल्लो नाम दिया था। ठीक है, तो ये सारी जो बातें हैं ये किससे संबंधित हो जाएगी? ये भीनमाल से संबंधित हो जाएगी। ठीक है, इतनी सारी बातें एक बार इसको बढ़िया तरीके से आप नोट कर लो। ठीक है, लगभग सामान्यतः सारी बातें मैंने आपको कंप्लीट यहाँ पे करवा दी है। नोट करो फटाफट इसको। ठीक है, कर लिया नोट आपने? ठीक है, तो ये अपने कसीदा कला की मुख्य बातें हो गई यहाँ पे। अब हम पढ़ने वाले हैं कसीदे की साड़ियों के बारे में। कसीदे की क्या पढ़ेंगे साथियों? आज साड़ियाँ पढ़ेंगे। कसीदे की साड़ियाँ पढ़ेंगे आज हम। अब देखो ये जो कसीदे की साड़ियाँ हैं इनमें सबसे पहले एक साड़ी फेमस है जिनका नाम है कोटा डोरिया। क्या नाम है दोस्तों? कोटा डोरिया। कोटा की प्रसिद्ध है इसलिए कोटा डोरिया कहते हैं। बड़ी मुलायम होती है इसलिए मलमल साड़ी भी कहेंगे इसको। और मसूरिया जाति के कलाकार इसको बनाते हैं इसलिए ये मसूरिया साड़ी भी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? मसूरिया साड़ी। कहाँ की फेमस है? कैथून की। कैथून कहाँ पड़ता है आपका? कोटा में पड़ता है। कैथून से संबंधित 2 बातें और है विशेष। एक तो राजस्थान का या भारत का एकमात्र विभीषण मंदिर भी है। विभीषण मंदिर भी कहाँ पे है? कैथून कोटा में। और राजस्थान की प्रथम निजी कृषि उपज मंडी ये भी कहाँ है? कैथून में। विभीषण जी का मंदिर भी कैथून में और ये साड़ी भी कहाँ बनती है? कैथून में। मुलायम होती है इसलिए मलमल साड़ी है, कोटा में बनती है इसलिए कोटा डोरिया है। मसूरिया इसका नाम क्यों पड़ा? इससे संबंधित अगर अपने जानकारी लें तो बहुत सारी तथ्यों का अपने को पता चलेगा। पहली बात तो इसके कलाकार जो है
ये मुख्यतः मैसूर या कर्नाटक की कला है। ये जो मसूरिया साड़ी बनाना जो है ये कला, ये मैसूर या कर्नाटक की है। और कोटा का राजा, कोटा का राजा, राजा का नाम है जालिम सिंह। क्या नाम है? जालिम सिंह। इन कलाकारों को लाया, इन कलाकारों को मैसूर से कहां पे लाया? मैसूर से कहां पे लाया? इनको कोटा लाया था। ठीक है, यहां तक की बातें होगी। अब इसके बाद में देखो आप, इसका मुख्य कलाकार, अब मैसूर से अगर कलाकार आए हैं तो उनके नाम क्या कि मसूरिया लगेगा, जैसे हरियाणा का आदमी हरियाणवी कहलाएगा वैसे ही। तो मुख्य कलाकार इसका रहेगा अहमद मसूरिया। मुख्य कलाकार कौन सा रहेगा साथियों? इसका अहमद मसूरिया इसका मुख्य कलाकार रहेगा। ये अपने कसीदा कला में 1 नंबर साड़ी है। 2 नंबर पे इसमें नाम आता है जैनब साड़ी। कौन सी साड़ी? जैनब साड़ी। ये जो जैनब साड़ी है दिगोद की है, और दिगोद आपका कहाँ पे पड़ता है? कोटा में। जैनब की साड़ी कहाँ की फेमस है? दिगोद की, और दिगोद आपका कहाँ पड़ता है? कोटा में पड़ता है। 3 नंबर पे, और नाम जैनब क्यों पड़ा है? क्योंकि श्रीमती जैनब ने ये डिजाइन जो है ये प्रसिद्ध किया था। 3 नंबर पे अपने बात करें फूल की साड़ी। कौन सी साड़ी? फूल की साड़ी। फूल की साड़ी आपकी है जोबनेर की, और ये जोबनेर आपका कहाँ है? जयपुर में। जय जोबनेर, जय जयपुर, जय ज्वाला माता। ज्वाला माता मंदिर भी कहां पे है? जोबनेर में है। ठीक है, यहां तक की बातें होगी। 2 चीजें और लिखूंगा, तब आप उसके बाद में आप इसको नोट कर लेना। एक यहां पे रहेगी सूट की साड़ी, बस लिखना ही है सूट की साड़ी। सूट की साड़ी है सवाई माधोपुर की। कहां की फेमस है? सवाई माधोपुर की। 2 साड़ियां और है, एक तो है चूहा चंदन। कौन सी है? चूहा चंदन। और 6 नंबर पे यहाँ पे रहेगी स्प्रे पेंटिंग। कौन सी साड़ी? स्प्रे पेंटिंग। ये दोनों साड़ियां कहाँ की फेमस हो जाएगी मित्रों? राजसमंद जिले की। कहाँ की हो जाएगी? राजसमंद जिले की। ठीक है, तो इसी के साथ ये कसीदा कला की जो हम बात कर रहे थे वो चीज अपनी क्या है? कंप्लीट है। एक बार फटाफट आप इसको नोट कर लो। ठीक है, नोट कर लिया आपने। अब इसके बाद में देखो ये अपनी कसीदा कला यहाँ पे क्या हुई है? कंप्लीट हुई है। इसके बाद में इसी टॉपिक में, हस्तकला टॉपिक में, नई कला पढ़ने हम जा रहे हैं जिसका नाम है उस्ता कला। क्या नाम रहेगा इसका? उस्ता कला नाम रहेगा। उस्ता कला की सामान्य सी परिभाषा है। सबसे पहले तो इसका नाम क्या था? प्राचीन काल में इसका नाम था उष्ट्रा कला। क्या नाम था इसका? उष्ट्रा कला। उष्ट्र मतलब क्या होता है? ऊंट। क्या होता है? ऊंट। तो ऊंट की खाल पर, ऊंट की खाल पर सोने का चित्रांकन करें, स्वर्ण चित्रांकन, क्या कहलाएगा? उस्ता कला कहलाएगा। ऊंट की खाल पे स्वर्ण चित्रांकन क्या कहलाएगा? उस्ता कला कहलाएगा। ठीक है, यहां तक की बात होगी। अब ये स्वर्ण चित्रांकन हम करेंगे कैसे, वो चीज आप देख लो। जैसे मान लो ये हमारे पास में ऊंट की क्या है? खाल है, और ये जो ऊंट की खाल है इसके ऊपर मान लो आपने इस प्रकार से क्या बना दिया है? कोई डिजाइन बना दिया है। ठीक है, ठीक है। मान लो इस प्रकार से ऊंट की खाल पे क्या करना है? पहले तो एक किसी नुकीली चीज से इसकी खुदाई करके डायग्राम उकेर देना है। ठीक है, क्योंकि बाद में हमें उसमें सोने के
पतली शीट या सोने का तार भी भरना होगा, ठीक है। तो पहले ऐसा डायग्राम आप उकेर लो और उसके अंदर फिर सोने की पतली शीट तैयार करके और वो इसके अंदर क्या कर दो, सेट कर दो। तो ऐसा जो डिजाइन बनेगा या डायग्राम बनेगा वो कला हमारी कौन सी कला कहलाएगी, उस्ता कला कहलाएगी, ठीक है। आगे समझ में बात आपको, ठीक है। तो सबसे पहले अगर इसकी बात करें कि ये उस्ता कला कहाँ से आई थी, तो स्टार्टिंग में ये उस्ता कला है पर्शिया की। और मित्रों पर्शिया किसका नाम है, ईरान का। पर्शिया ईरान से ये कला कहाँ पे है, लाहौर। पर्शिया ईरान से ये कला कहाँ पे आई थी, लाहौर। लाहौर में, लाहौर के बाद में ये कला आई थी बीकानेर। लाहौर के बाद में ये कला कहाँ पे आ गई है, बीकानेर आ गई थी ये कला। अब देखो बीकानेर जो है, सबसे पहले देखो ये उस्ता कला अपने वास्तविक रूप में यहाँ पे नहीं आई थी। सबसे पहले जो कलाकार आए थे लाहौर से, वो ऊंट की खाल से कुछ बर्तन बनाते थे, उस चीज को कहते थे कुप्पी कला। और कुप्पी कला आई थी सबसे पहले राय सिंह के काल में, राजा राय सिंह राठौड़ के काल में आई थी कुप्पी कला। कौन सी कला है, कुप्पी कला। कुप्पी कला क्या होती है, खाद्य पदार्थ रखने के कीपनुमा बर्तन बनाना, क्या कहलाएगा, कुप्पी कला। तो सबसे पहले जो कलाकार आए थे वो क्या करते थे, इस प्रकार से कीपनुमा बर्तन बना लेते थे ऊंट की खाल से। और इन्हीं बर्तनों में क्या करते थे, घी तेल वगैरह जो चीजें जो खराब होने का खतरा ज्यादा रहता है, तो वो चीजें क्या हो जाती इसमें स्टोर हो जाती, ठीक है, संरक्षित करके अपने रख लेते इसमें। स्टार्टिंग वाले कलाकार तो कुप्पी कला बनाते थे। इस पे अब देखो घी तेल रखने की चीजें, तो इसमें सोने चांदी का काम तो नहीं करेंगे, तो कुप्पी कला अलग चीज है, उस्ता कला अलग चीज है। अगर हम बात करेंगे उस्ता कला किसके काल में आई, उस्ता कला बीकानेर लाने का श्रेय जाता है बीकानेर के राजा अनूप सिंह को। बीकानेर के राजा अनूप सिंह को उस्ता कला को लाने का क्या जाता है, श्रेय जाता है। अनूप सिंह बड़ा महत्वपूर्ण आदमी है। एक बात और भी ध्यान में रखना, बीकानेरी चित्रकला का गोल्डन टाइम भी क्या कहलाएगा, किसका टाइम कहलाएगा, अनूप सिंह का काल। और उस्ता कला एक तरीके से क्या है, बीकानेरी चित्रकला है। बीकानेरी चित्रकला ही क्या है, उस्ता कला। उस्ता कला ही क्या है, बीकानेरी चित्रकला है, ठीक है। अब इसके बाद में देखो यहाँ तक की बात भी बीकानेर किस प्रकार से आई, ये चीजें हमने कंप्लीट यहाँ पे कर ली है, ठीक है। अब इसके बाद में देखो हम बात करने वाले हैं मुख्य कलाकारों की। किसकी बात करेंगे, मुख्य कलाकारों की हम बात करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मुख्य कलाकारों में बात करें तो आप इसको बाद में वीडियो को पॉज करके और फिर ये नोट कर लेना बढ़िया तरीके से, ठीक है। अब आप ध्यान में रखो, मुख्य कलाकारों की हम बात करेंगे, थोड़ा सा ऊपर ले चलते हैं इसको। मुख्य कलाकार, सबसे पहला जो मुख्य कलाकार है इसका कादर बख्श उस्ता। कौन रहेगा, कादर बख्श उस्ता। ये आदमी जो है ये उस्ता कला का प्रथम प्रसिद्ध कलाकार हुआ। मतलब स्टार्टिंग में सबसे पहला फेमस कलाकार कौन हुआ, कादर बख्श उस्ता। उस्ता कला को करते हैं ये लोग। तो ये जो कलाकार है ना, ये कलाकार उस्ताद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये, उस्ताद कहलाते हैं। उस्ता कला के कलाकारों को भी उस्ताद कहते हैं। और याद रखना, जयपुर में जो एक प्रोग्राम होता है जिसको कहते हैं तमाशा, तमाशे की बातें नोट कर लेना। तमाशे के कलाकारों को भी क्या कहते हैं, उस्ताद कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, उस्ताद कहते हैं। इसके बाद ये 1 नंबर कलाकार है। 2 नंबर पे आप ध्यान में रखना, इलाही बख्श उस्ता। इलाही बख्श उस्ता। ये जो इलाही बख्श उस्ता है, इसने देखो क्या काम किया है, बड़ा प्रसिद्ध काम इन्होंने किया है। महाराजा गंगा सिंह, बीकानेर के राजा थे महाराजा, जिसको राजस्थान का भागीरथ भी कहते हैं। गंगा सिंह का इन्होंने आदमकद चित्र बनाया था। गंगा सिंह का इन्होंने
आदमकद चित्र बनाया जो यूएनओ के मुख्यालय में आज भी लगा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय के अंदर लगा हुआ है। आदमकद चित्र क्या होता है, इसको थोड़ा सा आप समझ लो। आदमकद का मतलब होता है जितना बड़ा हमारा कद है उतना बड़ा ही अगर कोई डायग्राम बना दे तो उसको क्या कहेंगे, आदमकद। क्या बोलेंगे उसको, आदमकद। जैसे मान लो मैंने कहा कि एक डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया, और मैंने कहा कि एक चौक पे मूर्ति लगी है, इस प्रकार की मूर्ति है, ठीक है। तो मान के चलो कि ये गांधी जी की प्रतिमा है, ये गांधी जी का चित्र है। गांधी जी का आदमकद चित्र तो नहीं हुआ ये, क्योंकि देखो सिर कितना छोटा मैंने यहाँ पे बनाया है। लेकिन अगर मैं ये डायग्राम बनाऊं, ये मैंने यहाँ पे चूहे का डायग्राम बनाया है, तो चूहा इतना बड़ा तो हो सकता है, तो चूहे का दो आदमकद है ये गांधी जी का आदमकद चित्र नहीं है। आदमकद का मतलब होता है, आदमकद मूर्तियां भी होती है, जितना बड़ा उसका कद होता है उतना ही बड़ा क्या बनाना है, आपको डायग्राम बना देना है। तो इस प्रकार से गंगा सिंह जी की काफी लंबी चौड़ी हाइट थी, और उसी प्रकार का क्या बना दिया गया यहाँ पे चित्र इलाई बख्श उस्ता ने बनाया, और इतना प्रसिद्ध है वो कि वो संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय के अंदर लगा हुआ है। ठीक है, आगे समझ में बात आपको। इसके बाद में देखो 3 नंबर पे सबसे फेमस कलाकार हैं, इसके सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध कलाकार है वो 3 नंबर पे है, और उनका नाम यहाँ पे रहेगा हिसामुद्दीन उस्ता। क्या नाम रहेगा उनका, हिसामुद्दीन उस्ता नाम रहेगा। ठीक है, तो सबसे फेमस कलाकार यहाँ पे है हिसामुद्दीन उस्ता, हिसामुद्दीन जी उस्ता। पहली बात तो देखो ये सर्वाधिक प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं, उस्ता कला के सर्वाधिक क्या रहे हैं, प्रसिद्ध कलाकार। कौन रहे हैं, हिसामुद्दीन उस्ता। कहाँ के थे, प्रश्न ये भी महत्वपूर्ण है। दुलमेड़ा गांव, लूणकरनसर, बीकानेर। लूणकरनसर बीकानेर के थे ये। ठीक है, इसके बाद में देखो इस कला के लिए 1986 में इनको पद्मश्री अवार्ड मिला। क्या मिला, पद्मश्री। और 1987 में इनकी क्या हो गई है, मृत्यु। 1987 में इनकी क्या हो गई साथियों, मृत्यु। अब देखो जब ये जिंदा थे तब एक संस्था खोली गई थी यहाँ पे इस कला से संबंधित, जिसका नाम है उस्ता कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर के प्रथम निदेशक भी थे। कौन थे प्रथम निदेशक, हिसामुद्दीन जी उस्ता। उस्ता कैमल हाई ट्रेनिंग सेंटर बीकानेर में है, इसके पहले निदेशक भी कौन रहे थे, हिसामुद्दीन जी उस्ता। ये जो संस्था है इसकी स्थापना किसने की थी, किसने की थी, तो ध्यान में रखना। सॉरी मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी थोड़ी सी, आप थोड़ा सा चलो मिस्टेक करें भी क्यों, अपने सही लिखेंगे इसको। देखो अखिल भारतीय हस्तशिल्प कला मंडल दिल्ली, ये एक संस्था है, और इस संस्था के द्वारा उस्ता कैमल हाई ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना बीकानेर में की गई, और उसके प्रथम निदेशक किसको बनाया गया, हिसामुद्दीन जी उस्ता को। ठीक है, आगे समझ में यहां तक की बातें, हाँ फटाफट नोट कर लो आप इनको। कर लिया नोट आपने। अब इसके बाद में आप देखो, इसके बाद में वर्तमान कलाकार भी पूछा जाता है इसका, उस्ता कला का वर्तमान में प्रसिद्ध कलाकार। वर्तमान में प्रसिद्ध कलाकार है हनीफ उस्ता। क्या नाम है, हनीफ उस्ता।
ठीक है। हनीफ उस्ताद वर्तमान में इतना प्रसिद्ध क्यों है? क्योंकि इसने ऐसा काम किया है, इन्होंने क्या काम किया है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे क्या किया इन्होंने? स्वर्ण नक्काशी की है, स्वर्ण नक्काशी की है। पहली बात तो देख लो आप, नक्काशी क्या होती है? तो चाहे लकड़ी हो, चाहे लोहा हो, चाहे पत्थर हो, उसको छेनी और हथौड़े से हल्की हल्की उस पर चोट करके और फिर अगर कोई उस पर डिजाइन बना देते हैं हम उसकी खुदाई करके, तो वो चीज क्या कहलाती है? नक्काशी कहलाती है। इसी प्रकार से उन्होंने दीवारों पे खुदाई करके और पहले डिजाइन खोद लिया है और उसके अंदर फिर उन्होंने क्या है? सोने की शीटें भर के डायग्राम डिजाइन वगैरह बना दिए हैं। ठीक है, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है और उसकी दीवारों पे सोने की डिजाइनिंग किसने कर दी है? किसने? हनीफ उस्ताद ने, जो उस्ता कला के वर्तमान प्रसिद्ध कलाकार है। आपको एक चीज तो समझ में आ गई है कि इसके जितने भी कलाकार हैं उनके नाम के आगे उस्ता शब्द का प्रयोग हो रहा है। इस परिवार के अलावा एक नाम आता है केवल, याद रखना, ज्योति स्वरूप शर्मा, जोधपुर से है मित्रों। और क्या किया इन्होंने? तलवार की ढाल व सुराही पर, ढाल व सुराही पर स्वर्ण नक्काशी की है। तलवार की ढाल और सुराही पे इन्होंने क्या किया? स्वर्ण नक्काशी की है। ढाल तो इस प्रकार से होती है, आपने जैसा कि देखा होगा, ठीक है। तो तलवार के साथ में जो सामने से हमला होता है उससे बचने के लिए ढाल होती है, इस प्रकार से प्लेट नुमा आकृति की होती है। और इसके बाद में आपको पता ही है ठीक है, इनके ऊपर इसने चमड़ा सेल दिया है ऊंट का और उसके ऊपर क्या बना दिया है? डिजाइनिंग कर दी है। तो ये काम किसने कंप्लीट कर दिया है? ज्योति स्वरूप शर्मा ने। याद रखना, महिला है ये। ठीक है, यहां तक की बातें आपको उस्ता कला की बातें कंप्लीट मैंने करवा दी है और आप बढ़िया तरीके से इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, वीडियो को रोक के और उसके बाद में आप इसको बढ़िया अच्छे से इसके नोट्स आप बना सकते हो। ठीक है, 1 मिनट में ठीक कर देता हूं इसको। एक मिनट ठीक करता हूँ इसको। हाँ, बस इतनी सी बातें हैं, इसको आप बढ़िया तरीके से नोट कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद में देखो एक नई कला लेके चलेंगे अपने यहाँ पे। क्या हो गया? ठीक है, अब इसके बाद में देखो हम बात करने वाले हैं एक कला की जिसका नाम है पोट्री। कौन सी कला रहेगी हमारी? पोट्री की कला रहेगी। ठीक है, पोट्री में बहुत ज़्यादा बार प्रश्न पूछा गया है कि ये जो पोट्री कला है ये कहाँ की प्रसिद्ध है, कौन इसको लेके आया, ये सारी बातें अक्सर हमारे से पूछी जाती है। तो कौन सी कला रहेगी? पोट्री की कला रहेगी। ठीक है, अब देखो ये जो पोट्री की कला है, पोट्री का मतलब क्या होता है इसको आप बढ़िया तरीके से समझ लो मेरे ख्याल से। तो ये जो कला है कौन सी कला रहेगी? ये पोट्री की कला। तो पोट्री का मतलब क्या होता है? सबसे पहले इसका अर्थ आपको जान लेना है कि पोट्री का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ध्यान से, ये जो पोट्री कला है, पहली बात तो पोट क्या होता है? चिन्नी मिट्टी का बर्तन। चिन्नी मिट्टी का बर्तन क्या कहलाता है? पोट। तो पोट्री क्या कहलाई? पोट्री का मतलब हो गया इस चिन्नी मिट्टी के बर्तन पर चित्रकारी। चिन्नी मिट्टी के इस बर्तन पे चित्रकारी करना क्या कहलाएगा? पोट्री कहलाएगा। प्रकार की अगर अपने बात करें तो मुख्य इसके कितने प्रकार रहेंगे? 3-4 प्रकार रहेंगे। अगर बर्तन पे नीले रंग से डिजाइनिंग है
तो इसको कहेंगे बल्लू पोट्री। क्या कहेंगे? बल्लू पोट्री, जो कहाँ की है? जयपुर की। इसके बाद में जैसे है ब्लैक पोट्री, तो ब्लैक पोट्री आपकी कहाँ की हो जाएगी साथियों? कोटा की, मतलब काले रंग से डिजाइनिंग या पेंटिंग कर दे तो। बर्तन अगर कागज जैसा पतला है तो कागजी या डबल कट की पोट्री, कागज या डबल कट की पोट्री कहाँ की रहेगी? ये अलवर की रहेगी, कागजी या फिर डबल कट की पोट्री। इसके बाद में अगर किसी बर्तन पे लाख से डिजाइनिंग कर दें तो वो कहलाएगी लाख की पोट्री। क्या कहलाएगी? लाख की पोट्री। लाख की पोट्री आपकी कहाँ की हो जाएगी? बीकानेर की। कहाँ की हो जाएगी साथियों? बीकानेर की। तो पोट्री का मतलब क्या? पहली बात तो समझो पोट क्या होता है। तो चीनी मिट्टी का जो बर्तन होता है उस बर्तन को क्या कहते हैं? अपने पोट कहते हैं। और पोट के ऊपर जो पेंटिंग कर दे तो उसको क्या कहेंगे हम? क्या बोलेंगे उसको? पोट्री। क्या बोल देंगे उसको? पोट्री बोल देंगे। ठीक है। अब देखो ये जो चीनी मिट्टी है ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। चीनी मिट्टी वास्तव में कोई मिट्टी नहीं होती, पर बनती किससे है? 5 चीजें इसमें होती है। हरा कांच होता है जिसको बोलते हैं कहीरा, गोंद भी मिलाते हैं इसमें, इसको बोलते हैं साजी। क्या बोलते हैं? साजी। सोडियम कार्बोनेट भी मिलाते हैं इसमें। ठीक है। मुल्तानी मिट्टी भी मिलाते हैं इसमें। क्या मिलाते हैं? मुल्तानी मिट्टी। और एक पत्थर मिलाते हैं, खनिज मिलाते हैं जिसका नाम है क्वार्ट्ज। तो ये कितनी चीजें हैं? 5 चीजों से मिलकर क्या बनती है? ये चीनी मिट्टी। और चीनी मिट्टी का बर्तन पोट होता है और पोट पे पेंटिंग क्या कहलाएगी? पोट्री कहलाएगी। ठीक है, शाबाश। यहां तक समझ में आ गया आपको अच्छे तरीके से? ठीक है। अब इसके बाद में देखो, अब हम इसके बात करेंगे इसके कलाकार, ये कला कहाँ से आई, ये सभी चीजें हमें करनी है। ठीक है। अब देखो पोट्री का अगर इतिहास पढ़ेंगे तो इतिहास इसका ध्यान में रखना। ये कला भी सबसे पहले कहाँ की थी? पर्शिया या कहाँ की? ईरान की। पर्शिया या ईरान की ये कला थी। पर्शिया या कहाँ की थी? ईरान की ये कला थी। इसके बाद में देखो पर्शिया ईरान की ये कला है और उस समय भारत में शासन था अकबर का। अकबर का समय था यहाँ पे। अकबर के काल में ये 2 जगह आई थी, दिल्ली आई थी और लाहौर आई थी। दिल्ली और लाहौर 2 जगह ये कला आई थी। लाहौर में, लाहौर गया था यहाँ पे मान सिंह, और मान सिंह इस कला को कहाँ ले आए मित्रों? जयपुर। मान सिंह प्रथम लाया था, ध्यान रखना। मान सिंह प्रथम लाहौर से इस कला को कहाँ लाया? जयपुर। तो पोट्री कला को जयपुर लाने का श्रेय जाता है मान सिंह को। इसके बाद में जयपुर में एक राजा हुआ जिसका नाम था राम सिंह सेकंड। कौन था? राम सिंह सेकंड। राम सिंह सेकंड के काल में क्या हुआ था? ये जो पोट्री कला है इसके कलाकार जो है उनको इस कला का ज्ञान है वो थोड़ा सा कम होता गया, और जो ये कला है ये मतलब इसका मूल जो रूप था, इसकी विशेषताएं वो खत्म होती जा रही थी और ये ठीक से काम हो नहीं रहा था। इनके कलाकारों को ट्रेनिंग लेने की जरूरत थी दोबारा। तो इसके पास में 2 कलाकार थे मित्रों। एक का नाम था कालू कुम्हार। क्या नाम था? कालू कुम्हार। और एक है चूड़ामणि कुम्हार। क्या नाम है? चूड़ामणि कुम्हार। दोनों को इसने दिल्ली भेजा। क्यों भेजा? क्योंकि दिल्ली में उसमें एक फेमस कलाकार था, नाम था भोला कुमार। क्या नाम था? भोला कुमार। भोला कुमार से ये ट्रेनिंग लेके आई वापस जयपुर, और इसीलिए कहा जाता है कि पोट्री कला का सर्वाधिक विकास, पोट्री कला का सर्वाधिक विकास किसके काल में हुआ? राम सिंह के काल में। और पोट्री कला का स्वर्ण काल भी किसके काल को कहते हैं मित्रों? राम सिंह के काल को कहते हैं। यहां तक की बातें आपको लाया कौन है? तो मान सिंह। लेकिन स्वर्ण काल किसका काल कहलाएगा?
राम सिंह सेकंड का काल कहलाएगा। ठीक है, अब ये चीजें चलती रही, ठीक ठाक अवस्था में थी, लेकिन उसके बाद में जैसे आजादी के बाद का समय आया, लगभग मेरे ख्याल से 1963-64 के आसपास की बातें हैं, और ये जो कला है ये पूर्ण रूप से ही क्या होगी, पूर्ण रूप से ये कला गायब हो गई। क्या हो गई, ये कला पूर्ण रूप से गायब हो गई। तो उसके बाद में क्या हुआ, देखो जब ये कला गायब हुई है, उसके बाद में एक आदमी ने इस कला की तरफ ध्यान दिया, और उस आदमी का नाम क्या था, कृपाल सिंह जी शेखावत। क्या नाम था, कृपाल सिंह जी शेखावत नाम था। ठीक है, यहां तक की बातें होगी। अब इसके बाद में देखो, जब ये कला बिल्कुल मृत अवस्था में हो गई थी, कोई इस कला को नहीं जानता था, कोई जानता नहीं था इसके बारे में, तो पोट्री कला को पुनः जीवित किसने किया, कृपाल सिंह जी शेखावत ने। कृपाल सिंह जी शेखावत ने पोट्री कला को क्या किया, पुनः जीवित। विदेशों में गए, इससे संबंधित जितने भी किताबें, इसके निर्माण की जानकारी, सामग्री, सारी चीज़ों का बढ़िया तरीके से अध्ययन किया, और पोट्री कला का वापस उसी प्रकार में उसका क्या किया, निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया। तो पोट्री कला को एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पुनः जीवित करने का श्रेय जाता है किसको, कृपाल सिंह जी शेखावत को जाता है। सबसे पहले देखो साथियों, मऊ गाँव के थे। मऊ गांव आपका कहां पड़ता है, सीकर में। मऊ गांव कहां पड़ता है, सीकर में पड़ता है। इसके बाद में इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला था। पद्मश्री इनको मिला था 1974 में। 1974 में इनको कौन सा अवार्ड मिला, पद्मश्री। और इसके बाद में 6 साल बाद में 1980 में इनको एक पुरस्कार और मिला था, जिसका नाम है राष्ट्रीय कलाविद पुरस्कार। राष्ट्रीय कलाविद पुरस्कार, ये इनाम इनको 2 अवार्ड मिले थे, 2 अवार्ड मिले थे। और फिर 2009 में इनका देहांत हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखना कि लाया कौन है पोट्री कला को, मिर्जा राजा मान सिंह। सेकंड भी ऑप्शन मिलेगा, लेकिन आपको फर्स्ट करना है। इसके बाद में पोट्री का गोल्डन टाइम पूछे तो किसका काल रहेगा, राम सिंह सेकंड का काल, वहां आपको राम सिंह फर्स्ट भी मिलेगा। और पोट्री कला को पुनः जीवित किसने किया था, स्वर्गीय पद्मश्री कृपाल सिंह जी शेखावत ने। ठीक है, यहां तक की चीजें आप नोट कर लो। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद में ये आज मैंने कसीदा कला और पोट्री कला और उस्ता कला 3 कलाएं आपको विशेष रूप से करवा दी है। इसके बाद में मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बने रहिए हमारे साथ में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।